हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज है एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 7, जिसमें कि ज्योग्राफी के 80 क्वेश्चन एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन होंगे। क्लास 10th एंड 11th के एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है ये। ओवरऑल 7 है टेस्ट, बट ज्योग्राफी के लिए 3 है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले का हम लोग वीडियो कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हेमेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह है इसका। नहीं, हेमेटाइट नहीं हुआ, यहाँ पर मैग्नेटाइट होगा, तो ये गलत है। उसके बाद है मैग्नीज का उपयोग कीटनाशक दवाई व पेंट बनाने में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें पूछ रहा है सत्य कथन, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश नहीं उड़ीसा है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कलमंगलुरु, मंगलुरु, तुमकुरु पेटी मैग्नीज का नहीं है, ठीक है। ये मैग्नीज का नहीं होगा, ये लोएस्ट का, ठीक है। बृहद पेटी है, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में है। प्रतिशत के आधार पर उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन राज्यों में प्रथम है, तो ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई भी सत्य कथन नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा का उत्पादन करती है, तो ये बिल्कुल सही है। 52% तांबा का उत्पादन करती है। और उसके बाद है एंथ्रोसाइट सर्वोत्तम गुण वाला मुलायम कोयला है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करना है। हिमाचल प्रदेश की पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। भूतापीय के लिए ऊर्जा के लिए नहीं जाना जाता। कर्नाटक राज्य में स्थित नागरकोइल देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, तो ये भी गलत है। असत्य कौन से हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की महान संभावनाएं हो सकती है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका द्वितीय का स्थान है, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद लौ एस्क के लिए लौ एस्क कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 1:2:4 नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 4:2:1 है, ओके। ये उल्टा दिया गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो इसमें सत्य कथन कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ना तो 1 ना ही 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करना है। क्रायोलाइट एक पिघली धातु है जो एल्यूमिनियम उद्योग में इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है भारत के उर्वरक उद्योग में पोटास का पूर्णतः आयात किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कोई नहीं है, ना तो 1 ना ही 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन है राज्य राजमार्ग की व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नहीं PWD का होता है। और उसके बाद है जिला मार्ग की व्यवस्था के दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है, तो ये भी गलत है, ये जिला परिषद का होता है। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य दोनों ही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्न कथनों पर विचार करना है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को अहमदाबाद से जोड़ता है, नहीं। और सीमा सड़क संगठन 1962 नहीं 1960 में बनाया गया था, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, 1960 में बनाया गया था। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो सत्य केवल 1 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार करना है। कोची पत्तल लैगून के मुहाने पर स्थित एक कृत्रिम पोताश्रय है। उसके बाद तूतीकोरिन पत्तन एक प्राकृतिक पोताश्रय है। इसमें बताना है हमें सत्य कथन, और सत्य सिर्फ कौन से है, केवल 2 है। तूतीकोरिन जो है ना पत्तन प्राकृतिक पोताश्रय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर, ओके। 10 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करना है। दामोदर नदी घाटी में टर्शियरी युग के कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। उसके बाद है ये गलत है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, तो ये भी गलत है। इसमें आंसर बताना है सत्य कथन, और सत्य कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर होगा इसका डी राइट आंसर। ये ना उल्टा दिया गया है। टर्शियरी युग के कोयले जो है ना उत्तर पूर्वी राज्य में मिलेंगे। और उसके बाद है ये
गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है ना, ये दामोदर घाटी के झारखंड झरिया ये वाले इलाके में पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ना तो एक ना ही दो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार मिलते हैं? तो ये मिलते हैं ना आपके नेवेली में, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है, सही मिलान करना है तापीय संयंत्र और संबंधित राज्य। इसमें सही मिलान में ध्रुवण महाराष्ट्र में, तो ये गलत है। ठीक है, उसके बाद है उड़न, ये गुजरात में, ये भी गलत है। ध्रुवण जो है ना गुजरात में और उड़न महाराष्ट्र में है। और हरदुआंगज ये उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ 3, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। गलत मिलान करना है इसमें जगह है और संबंधित खनिज है। भंडारा खनिज, ये मैग्नीज बिल्कुल सही है। उसके बाद है वेवर बॉक्साइट, तो वेवर में अवरक होगा। ठीक है, वेवर में अवरक होगा। नेक्स्ट है नेल्लोर, तो नेल्लोर होगा अवरक, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है कटनी, कटनी जो है ना ये बॉक्साइट होगा। तो इसमें गलत मिलान कौन कौन से है? 2 और 4 है, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। प्रादेशिक भूगोल का विकास अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट द्वारा किया गया था। तो प्रादेशिक भूगोल का विकास जो है ना कार्ल रिटर के द्वारा किया गया था, और सामान्य भूगोल का विकास किया था अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट के द्वारा। दोनों ही समकालीन वैज्ञानिक थे। तो इसमें सत्य कथन बताना है, सत्य कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ना तो एक ना ही दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, भूकंप लेखी अधिक केंद्र को से 145 डिग्री से परे केवल इस तरंगे पहुंचने की को ही दर्ज करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा और ये बिल्कुल सही है। इसमें बताना है सत्य कथन हमें सत्य हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। पी तरंगों का छाया इस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है, तो ये गलत है। उसके बाद है, अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में पी तरंगे नहीं पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये भी जो है ना गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 1 और 2 दोनों बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि इसमें असत्य कथन पूछा जा रहा है। निम्न कथनों पर विचार करना है। सिल्ट ज्वालामुखी मुख्यतः ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। सिल्ट ज्वालामुखी का ढाल काफी तीव्र होता है, तो नहीं ये धीमा होता है, तीव्र नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी सिल्ट ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें पूछ रहा है क्या, असत्य कथन पूछ रहा है, तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। आगे है, निम्न विशेषताओं पर स्थलाकृति का उदाहरण है, तो देखते हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है और इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार इनके पास ही स्थित होते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, तो ये ज्वालामुखी कुंड कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे है क्वेश्चन, ज्वालामुखी अंतर्वेदी आकृतियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार करना है। तो आइए विचार करते हैं। इसमें हो जाएगा लावा का क्षैतिज दिशा में तस्तरीय रूप से जमाव, ये फैकोलित कहलाएगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्या सही मिलान करना होगा, में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो ये नहीं है। और उसके बाद सॉरी, हाँ ये बिल्कुल सही है, लैपोलिथ नहीं होगा, ये फैकोलिथ नहीं होगा, लैपोलिथ होगा, ये गलत मिलान है। उसके बाद अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज जल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील कहलाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। लावा का दरारों में धरातल के लगभग समकोण अवस्था में ठंडा होकर दीवार की भांति संरचना डाइक कहलाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही सुमेलित है, इसमें सही सुमेलित हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। टिलाइट विशाल चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप से निर्मित होती हैं। नेक्स्ट हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानों का पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमें बताना है सत्य कथन, और सत्य सिर्फ 2 नंबर होगा। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं,
ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। आगे है, निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त कर की थी। किन्होंने की थी? तो ये किया गया था अब्राहम और टेलियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद है, वितलीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है हमें सत्य कथन। ये विस्तृत मैदान का महाद्वीपीय तटों व मध्य सागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। तो यहाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है, यह वह क्षेत्र है जहाँ महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों के पास निक्षेपित होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सिर्फ हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर एक। निम्न कथनों पर विचार करें। एक विवर्तनिक प्लेट केवल महाद्वीपीय स्थलाखंडों से मिलकर बना है। स्थलमंडल में केवल पर्वती को शामिल किया जाता है और यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। इसमें क्या बताना है हमें? असत्य कथन बताना है। तो ये गलत हो जाएगा। विवर्तन प्लेट एक केवल महाद्वीपीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ कौन सा गलत है? यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका एक। नहीं, यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। स्थलमंड का केवल पर्वती को शामिल किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका एक और दो, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। आगे निम्न कथनों पर विचार करना है। नजका प्लेट उत्तर अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है फिलीपीन प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। और कैरोलिन प्लेट, यह फिलिपियन और इंडियन प्लेट के बीच स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। 25 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बताना है क्या? असत्य कथन बताना है। अब सारी सीमा पर नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब प्लेटें एक दूसरे से अलग जाएंगी तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होगा। रूपांतरित सीमा पर नई प्रॉपर्टी का निर्माण और नई प्रॉपर्टी का विनाश दोनों होता है, तो ये नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा हमारा। उसके बाद है, मध्य अटलांटिक कटक अभिसारी सीमा का उदाहरण है। तो ये भी बिल्कुल सही है। असत्य कथन केवल 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। निम्न कथन पर विचार करना है हमें। अपक्षय एक स्वस्थानीय प्रक्रिया है। जल योजन भौतिक अपक्षय प्रक्रिया के उदाहरण है। इसमें बताना है सत्य कथन। सत्य सिर्फ एक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। आगे है, निम्न में से किस हिमनद स्थल रूप का विकास हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है? तो होता है ये किसका निर्माण होगा? ड्रमलिन का निर्माण होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 28 नंबर क्वेश्चन है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं और सर्क गहरे, लंबे व चौड़े गर्त जिनकी दीवार मंद ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। इसमें बताना है सत्य कथन, और सत्य केवल एक होगा। ठीक है, अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करना है हमें। काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण हिमनद के द्वारा होता है। ठीक है, असत्य कथन बताना है हमें, तो ये गलत हो जाएंगे। उसके बाद है, एस्कर, ड्रमलिन एवं हॉर्न हिमनद द्वारा निक्षेपित स्थल रूप के प्रकार है। तो ये भी गलत हो जाएंगे। असत्य कथन दोनों है, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। स्टेग्माइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिमस्तंभ जैसे होते हैं जो कंदराओं की छत से लगे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमें बताना है उसके असत्य कथन में। उसके बाद है, स्टेगमाइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी ना सत्य कथन नहीं है, दोनों के दोनों बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ना तो एक ना ही 2, कोई भी सत्य कथन नहीं है। निम्न है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है। एवरेस्ट चोटी हॉर्न का उदाहरण है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। शायद बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है उन्हें फ्योर्ड कहते हैं।
ये भी बिल्कुल सही है। इसमें बताना है असत्य कथन और असत्य कोई भी नहीं है, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर होगा इसका डी। नेक्स्ट है मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, किनको कहा जाता है, तो मिजोरम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करना है। विश्व के महासागरीय भागों के अपेक्षा स्थलीय भागों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। असत्य कथन बताना है हमें, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद विषुववृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विषुवत रेखीय प्रदेश में जो है हर रोज बारिश होती है, वही 12-1 बजे के करीब में। तो आइए इसमें देख लेते हैं कौन सा असत्य कथन पूछ रहा है। तो असत्य केवल एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है। ओस के बनने के लिए ओसांक जमाव बिंदु के नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ओस बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो सत्य हो जाएगा केवल दो। ऑप्शन नंबर बी। कथनों पर विचार करना है हमें। कपासी मेघ हमेशा सफेद रंग का होता है, ये गलत है। उसके बाद पक्षाभ में मेघों का निर्माण 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 8,000 से 12,000 की ऊंचाई पर होता है। उसके बाद है वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प के आकृति विहीन संहति होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। पक्षाप कपासी एवं कपासी वर्षा मेघ ऊंचे बादल के उदाहरण है। तो ये हो जाएंगे गलत। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, सत्य कौन से है, 2 और 3 है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है। जलवायु का प्रकार है या कूट अक्षर है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क। तो इसका ए एफ, ये तो आर्द्र का सही है, लेकिन शुष्क का ए डब्ल्यू होता है। ठीक है, उसमें भूमध्य सागरीय सी एस ए, ये बिल्कुल सही है। ध्रुवीय हिम टोपी ईटी नहीं होगा इसका, ध्रुवीय हिम टोपी का जो है इसका ई एफ होता है। ठीक है, ई एफ होता है। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय स्टेपी, इसका बी एच डब्ल्यू नहीं होगा। उष्णकटिबंधीय स्टेपी का होगा बी एस एच, बी एस एच होता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये होगा मरुस्थलीय का, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय का होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, उपरोक्त में से सुमेलित पूछ रहा है। तो सुमेलित कौन सा, सिर्फ एक है, भूमध्य सागर और ये सी एस ए, केवल दो। ठीक है, केवल एक, सिर्फ कथन पूछ रहा है, केवल एक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। निम्न विशेषताओं की किस प्रकार की जलवायु है, निम्न विशेषता किस प्रकार की जलवायु है? आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु भीषण व लंबी होती है। तापमान वर्षा भर ऊंचा रहता है, वर्ष भर ऊंचा रहता है। पर्णपाती वन और पेड़ों, तो ये ए डब्ल्यू कैटेगरी में आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट्यू स्टेशन पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पर पाई जाएगी आपकी ई एफ प्रकार की जलवायु। ऑप्शन नंबर सी, ई एफ प्रकार की जलवायु प्लेट्यू स्टेशन पे पाई जाएगी। प्लेट्यू स्टेशन जो है ना, ये हिम टॉप जलवायु ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक अंतर्भागी भागों में पाई जाती है। निम्न कथन पर विचार करना है। मध्यमंडल में परावैंगनिक किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है। उसके बाद है वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। उसके बाद है टोक्यो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करने में से है। तो उपरोक्त में से कितने कथन असत्य है? तो असत्य कथन केवल एक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। कौन से कथन असत्य है, तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें जो है ना, कौन सा मध्य मंडल नहीं, यहाँ पर समताप मंडल होगा, परावैंगनिक किरणों को ऑक्सीजन में बदल देता है। बाकी ये दोनों बिल्कुल सही है, तो केवल एक हो जाएगा इसका असत्य कथन। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। कथन है आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। एम्सपेरर समुद्री टीला हिंद महासागर के समुद्री टीला का उदाहरण है। इसमें बताना है असत्य कथन, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसके कारक हो जाएंगे अक्षांश हो जाएंगे, इसके बाद फिर हो जाएंगे देशांतर हो जाएंगे, और महासागरीय धाराएं हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से हो गए? अक्षांश हो गए,
देशांतर हो गए, फिर महासागरीय धाराएं हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 4 और 5। सॉरी, देशांतर नहीं होंगे, स्थल जल का असमान वितरण होगा, देशांतर नहीं होगा। ओके, देशांतर नहीं होंगे, अक्षांश हो जाएंगे, स्थल एवं जल का असमान वितरण होंगे और महासागरीय धाराएं हो जाएंगे। आगे 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर विचार करना है, महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 37 डिग्री से होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये 27 डिग्री होता है। ठीक है, बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ महासागर के जल का तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रतिशत अक्षांश 0.5 डिग्री से सेंटीमीटर होती है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है आपका महासागरीय जल का उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर दर्ज किया जाता है। तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, असत्य कथन पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, राइट आंसर। ओके, निम्न कथनों पर विचार करना है, अटलांटिक महासागर का औसत लवणता 36% के लगभग है और हिंद महासागर की औसत लवणता 30% है। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है तो ये सही है, अटलांटिक महासागर की लवणता 36% होती है। ठीक है, उसके बाद है महासागर की जो है ना, हिंद महासागर की लवणता कितनी होगी, तो इसकी लवणता जो है ना ये 35% होगी, 30% नहीं होगी, ये 35% होगी। तो सत्य कथन केवल एक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। इसमें है संकटापन्न प्रजाति, इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, संकटाग्रस्त यही होगा। उसके बाद है सुभिद प्रजातियां, तो ये क्या दिया गया है, इन प्रजातियों का संख्या बहुत कम है। नहीं, ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई हैं। तो ये हो जाएंगे दुर्लभ प्रजातियां। ठीक है, ये सही सम्मिलित नहीं है। और इसमें दुर्लभ में क्या दिया है, इनमें वे प्रजातियां सम्मिलित है जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया तो उनके विलुप्त होने की सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने के खतरा है। तो ये सुभेद प्रजातियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, केवल एक जो है ना ये सही सुमिलित है, ए होगा इसका राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है, IUCN के रेड लिस्ट के अनुसार रेड पांडा को दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, इसमें रेड पांडा को संकटाग्रस्त में जो है ना रखा गया है, इसमें दुर्लभ प्रजाति में नहीं रखा गया। IUCN का पूर्ण विस्तार इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और जोड़ा जाएगा, एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तब जा करके ये सही होगा, नहीं तो ये गलत है। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, असत्य कोई भी नहीं है, सॉरी असत्य दोनों है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 1 और 2 दोनों। जलधारा और प्रकृति, हमें सही सुमेलित बताना है, इसमें कौन सा सही सुमेलित है कौन से नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें जो है ना अगुलहास धारा, शीत धारा, ये गलत है। उसके बाद है फॉकलैंड धारा, गर्म धारा, ये भी गलत है। कैलिफोर्निया धारा, गर्म धारा, ये भी गलत है। कनारी धारा, शीत धारा, हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है किरोसिवो धारा, गर्म धारा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 और 5, केवल बी, केवल 4 और 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, राइट आंसर। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन, ज्वार के प्रकार और विशेषता बताना है हमें। तो इसमें बताना है गलत मिलान कौन सा है। अर्धदैनिक ज्वार, इनमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं निम्न ज्वार होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। इनमें सबसे सामान्य ज्वार प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। ठीक है, हाँ ये वाला इसका सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। और दैनिक ज्वार में प्रतिदिन केवल एक उच्च जो है ना ज्वार आते हैं। तो इसका ये वाला सही आंसर हो जाएगा। मिश्रित ज्वार, इसके अंतर्गत ज्वार भाटा की ऊंचाई में भिन्नता होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका। गलत कथन पूछ रहे थे 1 और 2 दोनों, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है, कच्छ के रण में दुर्गा दुआनी में ज्वारों का इस्तेमाल कर विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। उसके बाद ज्वार भाटा तलछटों में डिसल्टेशन के मदद करते हैं। तो इसमें हमें बताना है सत्य कथन।
सत्य हो जाएंगे इसमें सिर्फ एक। कच्छ के रण में दुर्गादुवानी के ज्वारों का इस्तेमाल कर विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर होगा इसका ए। निम्न कथनों का पर विचार करना है। हमें तरंग गति का नॉट में मापा जाता है। तरंग गति को कहा नॉट में मापा जाता है, तो बिल्कुल सही है इसमें। उसके बाद है दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की लंबवत दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सत्य कथन कौन होगा? केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पत्ति का विकास हेतु अनुकूल स्थितियों को बताना है हमें। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्थिति इसमें। बृहद समुद्री सतह, हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हो जाएगा आपका समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री से कम, ये गलत है। कोरियोलिस बल का अभाव, ये भी बिल्कुल गलत है। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर अधिक होना, ये भी गलत है। समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण, हाँ ये सही है। 1 और 5 इसका सही होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। धूल रंध्र व डुलाइन कंदराओं के छत के गिरने या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं, जिससे लेपिस का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद है चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घूलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलयन पर इसे विलयन रंध्र कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसलिए केवल 2 इसका आंसर राइट हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। स्कूल भवन एक वेब पोर्टल है जिसका संबंध स्कूलों के भवन निर्माण से है। ठीक है, और उसके बाद है हमारा भारत का सीमावर्ती क्षेत्र आगे समुद्र की ओर लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एक मानक मील 72,960 इंच, जबकि एक समुद्री मील 63,360 इंच के बराबर होता है। इसमें क्या बताना है हमें? सत्य कथन बताना है। तो इसमें सत्य हो जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्र जो है ना 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये कथन सही है। इसमें सत्य पूछ रहा है तो केवल एक कथन सही है। और ये मानक मील जो है ना 63,360 होंगे और समुद्री मील जो है ना 72,960 इंच होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। हाँ ये बिल्कुल सही है, तीसरे चरण में हुआ था। लगभग कितने 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान को जलोढ़ की औसत गहराई 2000 से 3000 मीटर तक है, तो ये 1000 से 2000 मीटर तक है। ठीक है, 2000 से 3000 मीटर तक नहीं, इसमें सत्य कथन सिर्फ एक हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। निम्न युग्मों पर विचार करना है। दर्रा है और पर्वत पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन से सही युग्म है। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा बृहद हिमालय, बिल्कुल सही है। उसके बाद है बनिहाल दर्रा जास्कर श्रेणी, तो ये गलत है। और फोटुला दर्रा पीर पंजाल, ये भी बिल्कुल गलत है। खुरदरा दर्रा लद्दाख श्रेणी, हाँ ये बिल्कुल सही है। ये बनिहाल दर्रा पीर पंजाल और फोटुला दर्रा जास्कर श्रेणी यहाँ हो जाएंगे। तो सही सम्मिलित कौन है? 1 और 4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, 1 और 4। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। इसमें है बंगाल की खाड़ी के भारतीय द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवांत ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद माउंट कोयोब उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, तो ये गलत हो जाएंगे। लक्षद्वीप और मिनिकॉय प्रवाल निक्षेप से बने हैं। हाँ ये बिल्कुल सही है, प्रवाल निक्षेप से बने हैं। मिनिकॉय और लक्षद्वीप ये प्रवाल निक्षेप से बने हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? असत्य कथन पूछ रहा है तो असत्य हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। टॉर पर्वत, ठीक है, टॉर पर्वत, उसके बाद है स्कंद टेकरी पहाड़ी श्रृंखला आदि प्राकृतिक स्थलाकृतियां भारत के किस भू आकृतिक खंड में पाया जाता है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। इसमें सत्य कथन बताना है हमें और सत्य केवल 2 है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। कथनों पर विचार करना है। पश्चिमी घाट को कर्नाटक में स्थानीय तौर पर नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये। उसके बाद हो जाएंगे पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अवृत है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, सत्य तो कोई नहीं है, इसलिए ना तो एक ना ही 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। पूर्वी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। उसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। कोंकण तट की विशेषता स्थलाकृति कयाल, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बताना है हमें असत्य कथन, तो असत्य केवल हो जाएंगे 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए देख लेते हैं कौन कौन से असत्य हैं। तो इसमें असत्य जो है ना, ये हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान जलमग्न नहीं है, ये पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न होंगे। पश्चिमी तटीय मैदान ये बिल्कुल सही है, संकीर्ण होते हैं। और कोंकण तट नहीं है, मालाबार तट विशेष स्थलाकृति कायाल, जिसे मछली पकड़ने के लिए अंतःस्थायी नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें केवल 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है, असत्य कथन बताना है। बृहत हिमालय और जास्कर के बीच डल झील अवस्थित है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद है, वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें असत्य कथन केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। कांगतुक चोटी किस हिमालय का भाग है? तो यह अरुणाचल प्रदेश हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्न कथनों पर विचार करना है। मोनपा जनजाति कश्मीर हिमालय में बसी जनजाति है और लैंसडाउन पर्वत नगर सिक्किम हिमालय में अवस्थित महत्वपूर्ण नगर है। इसमें क्या बताना है? सत्य कथन बताना है हमें और सत्य कोई भी नहीं है, ना तो 1 ना ही 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हो तो तथा सहायक नदियां उनमें समकोण पर मिलती है तो ऐसे प्रारूप को वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, वृक्षाकार नहीं कहा जाएगा इसे। उसका जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे प्रतिरूप को अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अरीय प्रतिरूप किसे कहते हैं? जब पर्वत से निकलकर ना सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है। और वृक्षाकार किन्हें कहेंगे? जो वृक्ष के मतलब शाखाओं की तरह नदियां जो निकलती हैं उन्हें वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, आगे है 64 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करना है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या बताना है हमें? असत्य बताना है। ये बिल्कुल सही है। बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र को जल सांभर, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएंगे। उसके बाद जल सांभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों का 4 भागों में बांटा जाता है और जल सांभर के क्षेत्र के आकार के आधार में भारत अपवाह द्रोणियों को सिर्फ 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें केवल 2 कथन गलत हो जाएंगे। ठीक है, 2 और 3, 1 नंबर बिल्कुल सही है। आगे है 65 नंबर क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करना है। सिगार एवं गास्टिंग्स ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद है इसमें, तो नहीं, ये गलत हो जाएंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी असम में सादिया कास्पी के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है, ये भी बिल्कुल गलत है। कामेग और मानस ब्रह्मपुत्र नदी में बाएं तट पर मिलने वाली ब्रह्मपुत्र सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल गलत है। इसमें क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है, तो तीनों बिल्कुल असत्य कथन है। आगे है, चाइक के नाम से भी किस नदी को जाना जाता है? तो चाइक के नाम से जो है ना, शारदा नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। शारदा नदी को चाइक के नाम से जाना जाता है। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है, केरल की सबसे बड़ी नदी पेरियार अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। तो ये हो जाएंगे गलत। उसके बाद पेरियार नदी को पोनानी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी गलत है।
असत्य कथन पूछ रहा है, दोनों बिल्कुल ही असत्य है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरतपूजा है, अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है यहाँ पर, फिर याद नहीं होगी, भरतपूजा है, ठीक है। और पूर्णांगी के नाम से भी जाना जाता है कौन? इसे ही जानते हैं, क्या है, भरतपूजा को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेतुरुनिजी नदी, ठीक है, भद्रा नदी, बामसाधारणा नदी, उसके बाद है ढाढर नदी, कालिंदी नदी, फिर है पेनर नदी और पलार नदी। इसमें क्या बताना है हमें? पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां हैं, कौन है? इसमें हमें क्रम बताना है। तो क्रम में हो जाएगा, सबसे पहले कौन सी बहेगी? सबसे पहली सेतुनिजी नदी बहेगी, उसके बाद है भद्रा नदी, फिर बहेगा आपका ढाढर नदी, और उसके बाद है कालिंदी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और राज्य। बरदोली छीरा, यह असम में होगी, गुजरात में नहीं होगी। उसके बाद है काल वैसाखी, ये सही है, असम में होगी। आम्र वर्षा, आम्र वर्षा जो है ना, ये कहाँ होती है? तो ये कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है फूलों वाली बौछार, केरल में होंगी। तो इसका सही आंसर कौन सा है? 2 और 4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। 70 नंबर क्वेश्चन है समुद्र पर टोर्नेडो का जल स्तंभ कहते हैं, टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं, सत्य कथन है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है तंजा तथा टोर्नेडो अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है, इसमें सत्य कथन बताना है, और सत्य केवल 2 है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। मानसून के निवर्तन की ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है इस ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान घटने लगता है। इस ऋतु में उत्तरी भाग में सूखा जबकि प्रायद्वीप के पूर्व भागों में वर्षा होती है। सत्य कथन बताना है, इसमें सत्य केवल 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है नीम, खेजड़ी और पलास उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं। ओके, उसके बाद है सेमल, कुसुम और चंदन शुष्क पर्णपाती वन के वनस्पति के उदाहरण है। असत्य कथन बताना है इसमें, और असत्य हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर होगा इसका बी, राइट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। नीलगिरी जीव मंडल नीचे भारत का पहला जीव मंडल नीचे है। उसके बाद है साइलेंट वैली और सिधवानी पहाड़ियाँ अगस्तमलाई जीव मंडल के निचल भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 74 नंबर का होगा केवल 2, असत्य कथन, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है रेडोडेंड्रॉन सिल्वर फर जूनिपर किस प्रकार के वन से संबंधित है? तो ये है पर्वतीय वन से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। नदी के किस अवस्था में जलप्रपात व छिप्रिकाएं लुप्त हो जाती है? तो यह प्रौढ़ावस्था में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष के पादप तक मंद ढाल वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद है शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायवीय प्रदेशों में जलोढ़ पंख तीव्र ढाल वाले उच्च शंकु वाले होंगे। तो इसमें कौन सा होगा? ना तो एक ना ही दो, दोनों बिल्कुल सही कथन है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, राइट आंसर। नेक्स्ट है याको हावा रणनीति संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है आपके प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से। निम्न कथनों पर विचार करना है। वायुमंडल के विभिन्न संस्तरों के क्रम है कौन है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। मौसम में परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है, सत्य कथन बताना है, और केवल 2 ही बिल्कुल सही है, ये क्रम सही नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। वन प्राणी अधिनियम पारित हुआ कब?
तो यह पारित हुआ 1972 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में उत्पादन की C2 लागत को संदर्भित करता है। यह किसानों के स्वामित्व वाली भूमि और मशीनरी पर छोड़े गए ब्याज सहित उत्पादन की वास्तविक लागत पर करता है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन कौन से सही है? तो सही कथन सिर्फ हो जाएंगे इसके 1 और 3। इनका उद्देश्य मानव गतिविधियों के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देना है। और उसके बाद है यह अनुसंधान करते समय मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करते समय जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर विचार करते हैं। ऑप्शन होगा इसका सी। आगे है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कथन है केवल एक ही कथन बिल्कुल सही होंगे। इसे अक्सर रक्षा के दावोस के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सही कथन बताना है और सही कथन सिर्फ 2 है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण एक छोटे बड़े मूल्यों दोनों मूल्यों के लेन देन के लिए उपयुक्त है। तो इसमें एक कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 नंबर कथन सही है। आगे है क्वेश्चन, सागर आकलन दिशा निर्देश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही हो जाएगा इसमें कौन सा सही होगा? इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन के मानचित्र का बेंचमार्किंग करना है। आगे है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ जो है ना नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर होगा बी। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ये देहरादून में किया गया है। ऑप्शन नंबर होगा डी। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में कुमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो ये तेलंगाना में रखी गई है। आगे है किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी बीच वीर लचित बड़फुकन की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो यह करेंगे असम में। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखी है? तो यह उत्तर प्रदेश में रखी गई है। ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारशिला एंटी ड्रोन सिस्टम किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया था? तो यह जो है ना विकसित किया गया था आईआईटी जम्मू के द्वारा। ऑप्शन नंबर होगा सी। जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कंजर्वेशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक संपन्न हुई थी कहाँ पर? यह समरकंद में हुई थी। उसके बाद है ई जागृति पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से कथन सही है? तो ये बिल्कुल सभी सही है, उपरोक्त सभी। आप इसको पढ़ लेंगे, सभी कथन सही है। उपभोक्ता मामलों के विभाग उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक पहल है। यह उपभोक्ता आयोग के लिए पोर्टल है और यह पोर्टल को ग्राहक अनुभव और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सभी स्तरों पर एक सरल, तेज और लागत प्रभावी उपभोक्ता विवाद अनावरण सॉफ्टवेयर के साधारण प्रदान की है। नेक्स्ट है नागी पक्षी महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कथन क्या है? सही कथन बताना है हमें। तो सही कथन जो है ना इसमें सभी है। ठीक है, आप इसे पढ़ लेंगे, सभी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 96 नंबर, मिलान नौसेना अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। EIU को उनकी लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यह शीर्ष पर नॉर्वे रहा है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चुनावी बांड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और कथन है इसमें यह एक वचन पत्र की तरह जारी किया जाता है। एक बॉन्ड है जो एक वाहक बैंकिंग साधन होगा और खरीदार या आदाता का नाम नहीं होगा। तो इसमें केवल एक कथन सही है। आगे है हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया है किनके द्वारा? सुमित नागल के द्वारा।
ऑप्शन होगा बी। उसके बाद है अलास्का पॉक्स रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है वे जूनोटिक वायरस जो मनुष्य सहित विभिन्न स्तनधारियों को संक्रमित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। यह एक राइनो वायरस है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यह एक डबल स्ट्रैंडी DNA वायरस, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 और 3 बिल्कुल सही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।